Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study noise pollution, e-waste pollution and radioactive pollution. Now start the lecture and understand what is pollution. See, the introduction or addition of unwanted, undesirable material, substance or energy into the environment that degrades the quality of environment and that is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms is known as pollution. In the previous lecture, we have studied air pollution, water pollution and soil pollution. In this lecture, we will study noise pollution, radioactive pollution as well as e-waste pollution. राइट और जो ई वेस्ट पॉल्यूशन है या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये आप न्यूज़ में भी जो है पढ़ते होंगे राइट। तो यहाँ से जो टॉपिक्स है ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑलवेज जो है न्यूज़ में होते हैं, इसीलिए ई वेस्ट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। साथ ही साथ नॉइज पॉल्यूशन तो डायरेक्टली आपकी स्टडी से ही क्या होता है रिलेटेड होता है, या नॉइज पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन सेक्टर है या एक तरीके से हेल्थ सेक्टर है वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में राइट प्रीलिम्स में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में डिफरेंट जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम हो सकते हैं। कौन से फैक्ट्स को आपको याद रखना है राइट, क्या आपको समझना ही चाहिए, आई विल टेल यू। सो नाउ let's understand what is noise pollution. See, noise pollution को समझने से पहले आपको noise को समझना चाहिए। What is noise? जनरली स्टूडेंट्स में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इफ देयर इज अ हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव राइट, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इफ देयर इज अ हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स तो उसको ही क्या कहा जाएगा, नॉइज कहा जाएगा। बट दैट इज रॉन्ग राइट, ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। दिस इज पॉसिबिलिटी दैट कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हाई देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ नॉइज, बट ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में राइट किसी भी पर्टिकुलर एरिया में यू आर वर्किंग, यू आर स्टडिंग एंड यू आर डूइंग योर जॉब एंड इफ यू आर रिसीविंग साउंड विच इज अनप्लीजेंट टू यू। अनप्लीजेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप उस साउंड को हियर करते हो राइट आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका फोकस लूज होता है राइट, या आपको इरिटेशन होता है, तो उसको क्या माना जाएगा, अनप्लीजेंट साउंड माना जाएगा। और ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग एट योर प्लेस, लेट्स से इन योर हॉस्टल एट योर होम एंड योर रूममेट और आपके होम पर जो भी आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो कुरकुरे भी खा रहे हैं राइट, या फिर वो किसी भी टेबल को खटखटा रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और उस एक्टिविटी की वजह से जो साउंड आता है उसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं, यू लूज योर फोकस, यू इरिटेट राइट, तो वो अनप्लीजेंट साउंड आपके लिए क्या होगा, नॉइज होगा, भले ही उसकी इंटेंसिटी क्या हो, लो हो। उसी तरीके से कैसा अनडिजायरेबल साउंड राइट, अनडिजायरेबल साउंड फॉर एन एग्जांपल यू आर स्टडिंग और आपके जो नेबर है राइट, आपके नेबर जो है योर नेबर इज लिसनिंग म्यूजिक प्लेइंग वायलिन, प्लेइंग फ्लूट राइट, और कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी वजह से भी आपको इरिटेशन हो सकता है और वो आपके लिए नॉइज हो राइट। अगर हम देखें तो जनरली 85 डेसिबल राइट, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हायर देन 85 डेसिबल, देन डेफिनेटली ये क्या होगा, नॉइज होगा। बट 85 डेसिबल से कम इंटेंसिटी की साउंड है तो इट डिपेंड्स ऑन द लिसनर कि वो नॉइज है या नहीं है। आई विल टेल यू एग्जांपल राइट, सपोज दैट यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल एंड देयर आर 2 रूम्स राइट, यहां पर एक पर्सन है राइट एंड हियर यू आर स्टडिंग राइट, नाउ ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, दैट्स व्हाई ही इज singing, dancing,
ही इज प्लेइंग म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम, तो इसके लिए वो क्या होगा, एंटरटेनमेंट होगा। अगर वो स्लो म्यूजिक प्ले करेगा तो उसको तो मजा ही नहीं आएगा। ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, ही वांट टू डांस, एंजॉयमेंट, राइट। सो दिस इज एंटरटेनमेंट फॉर हिम, बिकॉज ये चाहता है कि जो म्यूजिक का वॉल्यूम है या म्यूजिक वॉल्यूम हाई हो, तब तो जाकर वो क्या कर पाएगा, डांस कर पाएगा। और ये व्यक्ति जो है पढ़ना चाहता है या आप पढ़ना चाहते हैं और आपको यदि इससे इरिटेशन होगा, आपका फोकस लॉस होगा, तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए क्या होगा, ये नॉइज होगा। इसके लिए तो क्या होगा, इसके लिए ये सेलिब्रेशन होगा। इसीलिए सिंपली, राइट, सिंपली द साउंड वेव्स, right, the sound waves which are unpleasant or undesirable to you is known as noise, right। और जब यही noise environment में होता है जिससे humans या living organisms जो है अफेक्ट होते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, noise pollution कहते हैं, right। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, तो ऑब्वियसली यहां से एमसीक्यू जो है वो फॉर्म हो सकता है, right। So noise is, see, noise is unpleasant or undesirable sound in the environment which leads to discomfort, distraction, irritation in human beings is known as noise or noise pollution। यहाँ पर जो noise pollution है उसकी जो इंटेंसिटी है वो किस में मेजर की जाती है, डेसिबल में मेजर की जाती है, राइट। दरअसल साउंड को हम जो है डेसिबल में मेजर करते हैं, और यदि उस साउंड की वजह से नॉइज हो रहा है या नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो दैट वुड बी आल्सो मेजर्ड इन डेसिबल्स, राइट। और वर्तमान समय में अगर हम देखा जाए तो जो रेसिडेंशियल एरिया है, राइट, द रेसिडेंशियल एरियाज, हॉस्टल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज हॉस्पिटल्स के नियर व्हीकल्स की वजह से या अदर किसी भी वजह से जो नॉइज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। नाउ जो नॉइज है उसको मेजर करने के लिए WHO ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, राइट। क्यों किए, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई साउंड है वो 85 डेसिबल से क्या है, लेस है, राइट, तो ये एक पर्सन के लिए हो सकता है एंजॉयमेंट हो। जैसे यू आर इन मैरिज, तो मैरिज में तो फिर डीजे होगा ही होगा ऑब्वियसली, तो वो जब डीजे बजाएंगे तो उनके लिए वो एंजॉयमेंट होगा। बट अगर आप उसी मैरिज एरिया के नियर बाई आपका हॉस्टल है तो वो आपके लिए क्या होगा, नॉइस पॉल्यूशन होगा, राइट। इसीलिए जो WHO है, WHO ने पर्टिकुलर प्लेस के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है, राइट, और उस स्टैंडर्ड तक जो है नॉइस नहीं माना जाएगा। लेट्स से कि जो स्टडी एरिया है, स्टडी एरिया में 17 डेसिबल तक का जो है साउंड है वो अलाउड है। बट यदि आपके स्कूल, हॉस्पिटल के बगल में कोई म्यूजिक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, और उसकी इंटेंसिटी लेट से 40 डेसिबल भी हो जाती है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, नॉइस पॉल्यूशन होगा, राइट। सो ये जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये MCQs में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, राइट। ये तो कई बार पूछा गया है, राइट, और रेलवे में और डिफरेंट एग्जाम्स में ये पॉइंट्स पूछे ही जाते हैं। सो दीज आर द मस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट्स फॉर MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। या आप कोई भी जो है MCQ फॉर्म में कोई भी आप एग्जाम दें तो वहां पर आपको ये स्टैंडर्ड पता ही होना चाहिए। सो लेट्स स्टडी दीज स्टैंडर्ड्स वन बाय वन। द फर्स्ट इज साउंड इंटेंसिटी फॉर स्टडी एरिया, वो कितनी होगी, 17 डेसिबल। तो 17 डेसिबल का साउंड जो है स्टडी एरिया में एक्सेप्टेबल होगा, और 17 डेसिबल से यदि साउंड इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो फिर उसको अकॉर्डिंग टू WHO उसको नॉइज माना जाएगा, राइट। वैसे ही रेसिडेंशियल एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया सोसाइटी में, राइट, तो रेसिडेंशियल एरिया में एट नाइट, राइट, रात में, सो द साउंड इंटेंसिटी मस्ट बी बिलो 45 डेसिबल, राइट, एट नाइट इन रेसिडेंशियल एरियाज। तो रेसिडेंशियल एरियाज में जो नाइट में है वो साउंड इंटेंसिटी होनी चाहिए 45 डेसिबल, राइट, और रेसिडेंशियल एरियाज में 55 डेसिबल की जो साउंड इंटेंसिटी है वो डे के समय पर हो सकती है,
राइट। इफ देयर इज अ इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर कई इंडस्ट्री सेटअप हैं और वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है, तो द लिमिट फॉर इंडस्ट्रियल एरिया इज 75 डेसिबल। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रीज है उनकी पेरीफेरी में या जो इंडस्ट्रीज हैं उनके नियर बाय जो भी पीपल रेसाइड करते हैं उनके लिए 75 डेसिबल की जो है लिमिट है। अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया से 75 डेसिबल से हायर साउंड जनरेट होता है तो उसको नॉइज पॉल्यूशन माना जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया, तो आप सिंपल याद रखें, अकॉर्डिंग टू WHO द साउंड with intensity more than 80 और 85 is considered as noise, क्योंकि 85 डेसिबल से मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी का जो साउंड है वो किसी के भी लिए भी हेल्दी नहीं है। इट इज साइंटिफिकली प्रूफ, ये हेल्थ के लिए जो है अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, नॉइस। तो ये भी आप MCQs के लिए आप याद रखें, राइट। द साउंड वेव्स विद मोर देन 80 और 85 डेसिबल इंटेंसिटी इज कंसीडर्ड नॉइस, राइट। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें, इफ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली रिसीविंग साउंड वेव्स विद मोर देन 85 डेसिबल, राइट। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखें तो इफ आपने मैरिज फंक्शन में या सेलिब्रेशन में, बर्थडे सेलिब्रेशन में, किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन में पार्टिसिपेट तो किया ही होगा, आप 2-3 घंटे में ही एक तरीके से आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली रिसीव द साउंड हायर देन 85 डेसिबल। और आप सपोज करिए कि आपके लिए तो 2-3 घंटे की बात है। इफ समबडी इज वर्किंग इन अ इंडस्ट्री, ओवर देयर जो हायर मशीन्स हैं उनसे कॉन्स्टेंटली 85 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड रिलीज हो रहा है, एंड इफ ही इज वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, सो डेफिनेटली उसकी जो लिसनिंग कैपेसिटी है या हियरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। सो कॉन्स्टेंटली रिसीविंग साउंड वेव्स with more than 85 decibel reduces the hearing capacity of humans as well as animals. Also, यदि 120 से 150 डेसिबल का क्या होता है, 120 से 150 डेसिबल का साउंड इंटेंसिटी होती है, तो उससे ईयर ड्रम जो है डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, समबडी इज वर्किंग हिज जॉब, आप अगर उसके कान के पास में फटाका फोड़ दें तो कई बार क्या होता है कि जो फटाका होता है, राइट, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कई बार ड्यूरिंग द दिवाली हो जाएगा और कोई फंक्शन हो जाएगा, राइट। अनवांटेड या एक तरीके से ये इंसिडेंट ही होता है कि कई बार जो फटाका है, राइट, यू आर क्रॉसिंग द रोड एंड समबडी जो है वहाँ पर समबडी इज क्रैकिंग द क्रैकर्स, राइट, और जब वह क्रैकर्स या फटाका, राइट, फटता है और यदि उसकी इंटेंसिटी हाई होती तो उसकी वजह से कई बार जो व्यक्ति हैं वो अपनी हेयरिंग कैपेसिटी को ही लॉस कर जाते हैं, राइट। फिर वो अगेन दे आर अनेबल टू लिसन, राइट, साथ ही साथ ब्लीडिंग होने लगती है ईयर से, राइट। तो एक्सीडेंटली, राइट, एक्सीडेंटली अगर किसी ने 120 से 150 डेसिबल का साउंड को हियर किया, राइट, सो if he is hearing more than between 120 to 150 डेसिबल, तो डेफिनेटली उसका ईयर ड्रम जो है डिस्ट्रक्ट हो सकता है एंड देयर वुड बी ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर। इसके अलावा अगर 180 से 200 डेसिबल, इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हायर देन 180 to 200, तो उससे कई जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर? Now we will study the different sources of noise pollution. अब noise pollution के different sources क्या क्या हैं, हो सकता है यहाँ पर MCQs में पूछा जाए कि which is not the natural source of noise pollution, right? So let's study sources of the noise pollution. The first is natural sources. तो नेचुरल सोर्सेज जिनसे नॉइज पॉल्यूशन होता है, पहला क्या हो जाएगा, थंडर हो जाएगा, राइट। तो रेनी डेज में जो है थंडर की वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो थंडर है, राइट, थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म विंड से नॉइज पॉल्यूशन होता है। ओशियन वेव से कॉन्स्टेंटली अगर ओशियन वेव्स हैं तो वो इरिटेट करती हैं,
थंडर स्टॉर्म हो जाएगा, रेन एंड हेल्ड हो जाएगा, वाटरफॉल हो जाएगा, वॉल्केनिक क्या हो जाएगा, इरप्शन हो जाएगा, राइट। बट अगर हम देखें तो इनमें से जो एक्टिविटीज हैं, इनमें से कुछ जो सिटीजन है या कुछ लोग जो है वो नियर द कोस्टल एरिया रिसाइड करते हैं, तो जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको हो सकता है ओशियन वेव्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं ये इरिटेट करें। बाकी की ये जो जितने भी यहाँ पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज लिखे हैं ये बहुत ही रेयरली ये इंसिडेंट्स होते हैं। मोस्ट जो है वो क्या है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है। तो एंथ्रोपोजेनिक जो सोर्सेज हैं वो मेन है, क्योंकि जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज जो है नॉइज पॉल्यूशन अकर होता है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसी पर्टिकुलर एरिया में हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं जहां पर मशीन्स से कॉन्स्टेंटली नॉइज पॉल्यूशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मशीन्स है उनसे नॉइज क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो मशीन्स होती हैं उनमें डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो इफ देयर इज अ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से ही नॉइज क्या होता है, जनरेट होता है। तो हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनसे नॉइज पॉल्यूशन होता है। अर्बनाइजेशन हो जाएगा जहां पर कॉन्स्टेंटली जो व्हीकल्स हैं, राइट, व्हीकल्स की वजह से, ट्रैफिक की वजह से या फिर किसी न किसी फंक्शन की वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है। मैकेनाइजेशन हो जाएगा, डिफरेंट मशीन के फंक्शन की वजह से भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। डोमेस्टिक फैक्टर हो सकते हैं, जैसे somebody इज प्लेइंग म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम, कोई भी फंक्शन कर रहा है तो उसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है। सोशल प्लेसेस पर जहाँ पर सोशल गैदरिंग होती है वहाँ पर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं जिससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। देन इंटरटेनमेंट प्लेसेस हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल गार्डन है, प्लेइंग ग्राउंड है, राइट, थिएटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ बायोलॉजिकल सोर्सेज भी होते हैं जैसे एनिमल्स हैं, राइट। तो कुछ एनिमल्स जो हैं अगर आप फॉरेस्ट एरिया में रिसाइड करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर इन द नाइट कुछ एनिमल्स जो हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, राइट, क्रिस्पिंग ऑफ एलिफेंट्स। बट आपकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी कि आपके पास आसपास में हाथी रहते हो, क्योंकि हम इन्वायरमेंट में पढ़ चुके हैं कि एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, राइट, ये तो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। इफ यू हैव टू विजिट द एलिफेंट देन डेफिनेटली यू वुड हैव टू गो टू जू और सेंचुरी, राइट। देन लाइन्स रोड है, तो ये तो एक तरीके से बहुत ही कम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ये रीज़न हो सकता है डॉग वार्किंग, क्योंकि किसी न किसी रेसिडेंशियल एरिया में, सोसाइटी में कुछ वाइल्ड डॉग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो वाइल्ड डॉग्स नाइट में क्या करते हैं, बार्किंग होती हैं, और बिकॉज ऑफ द बार्किंग ऑफ द डॉग्स जो है पर्सन जो है नाइट में क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, राइट। तो लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। द फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट नॉइज। क्लियरली अगर हम देखें तो ह्यूमन जब एक प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पर मूव करता है तो चाहे वो पर्सनल व्हीकल का यूज करे, पब्लिक व्हीकल का यूज करे, बस का, ट्रक का, एरोप्लेन का, किसी भी व्हीकल का जब यूज किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉइज होता है। और ट्रांसपोर्ट नॉइज में जो सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है वो क्या होता है, ट्रैफिक नॉइज। तो जो मेगा सिटीज़ हैं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, इन सिटीज़ में कॉन्स्टेंटली जो लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स मूव करते रहते हैं उसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है। देन नेबरहुड नॉइज हो जाएगा, राइट, योर नेबर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांजिस्टर्स, लाउड स्पीकर्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, तो उसकी वजह से भी नॉइज होता है। देन इंडस्ट्रियल नॉइज हो जाएगा, राइट, इन इंडस्ट्रीज हाई इंटेंसिटी साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शंस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन्स। तो जो मशीन्स होती हैं उनसे फ्रिक्शंस की वजह से जो है साउंड वेव्स जो है वो रिलीज होती हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू पूछा ही जाएगा, राइट, विच इज नॉट द अफेक्ट और रिजल्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, राइट। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच मे बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट से हम उनको यहां पर समझेंगे, राइट। सो जनरली इफ यू आर रिसाइडिंग इन अ पीसफुल रेसिडेंशियल एरिया देन डेफिनेटली
आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट somebody is living in the area where he is constantly getting noise pollution, तो उसको ये हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन। क्लियरली when you are sleeping, when you are sleeping, eating, right, eating, watching movie, doing any activity, or constantly you receive the noise, तो उसकी वजह से आप इरिटेट होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, राइट। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट इरिटेशन, एनोइंग, राइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फोकस, राइट। तो जब फोकस लूज करते हैं, एनोय होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो जब कॉन्स्टेंटली आपको इरिटेशन होता है तो उससे जो है ब्लड लेवल्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से फिर कॉन्स्टेंटली जब आप इरिटेट होते हैं, ब्लड लेवल जो है एलिवेट हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, हाइपर टेंशन होने लगता है। सेकंड क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा। इफ समबडी इज वर्किंग इन अ हैवी इंडस्ट्री वेयर ही रिसीव्स नॉइस, तो डेफिनेटली उसकी जो है हियरिंग लॉस हो जाएगा। अगर अभी हमने समझा था कि अगर 120 से 150 डेसिबल की इंटेंसिटी के साउंड को हियर करता है तो उसका ईयर ड्रम जो है डिस्ट्रक्ट हो सकता है, राइट। और वो कॉन्स्टेंटली अगर वर्क करता है तो वो ही में लॉस ऑफ हियरिंग एज वेल एज देन स्लीपिंग क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो नॉइस की वजह से आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं, राइट, रेस्ट नहीं कर पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्लीप आपको जो है कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप दिस में रिजल्ट इन फैटिग्यू एंड लो एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे, राइट। तो अगर आप स्लीप या रेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट डे आपको फैटिग्यू, थकान होगी, साथ ही साथ देयर वुड बी अ लो एनर्जी लेवल, और इससे आपकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर कार्डियोवैस्कुलर क्या हो जाएंगे, इश्यूज हो जाएंगे, राइट। तो जब कभी भी इरिटेशन होता है, राइट, इरिटेशन होता है तो इरिटेशन वुड लीड टू हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन होगा तो जो ब्लड लेवल है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एंड अल्टीमेटली दिस विल रिजल्ट टू डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। कार्डियो मतलब हार्ट, तो आपको हार्ट से रिलेटेड कई प्रकार की डिसीजेज हो जाएंगी, सच एज ब्लड प्रेशर लेवल इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, और भी जो है डिसीजेज हो सकती हैं। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, राइट। नाउ जो नॉइज पॉल्यूशन है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट। ये भी एमसीक्यूज के रूप में पूछा जा सकता है, हाउ कैन द नॉइज पॉल्यूशन बी प्रिवेंटेड, राइट। तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जो जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हॉन्किंग को क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, राइट। तो हॉन्किंग, राइट, हॉन्किंग इन पब्लिक प्लेसेस लाइक टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स शुड बी बैन, और ये बैन हो जाएगा तो उससे टीचिंग इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल्स में क्या होगा, नॉइज नहीं होगा। साथ ही साथ जो जितने भी कमर्शियल साइट्स हैं, राइट, सो इन कमर्शियल साइट्स लाइक हॉस्पिटल्स हैं या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, सिनेमाज हैं, उनमें एडिक्वेट साउंड प्रूफ सिस्टम क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। थर्ड क्या हो जाएगा कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, उनकी इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, सो दैट वो अपने घर पर भी अगर वो इंटरटेनमेंट पर्पज से कोई भी म्यूजिक को प्ले करते हैं तो उसकी वॉल्यूम कम रखें। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेंस ट्री कवर, राइट। जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज, प्लांट्स एब्जर्व द साउंड वेव्स, हेंस रिड्यूसेस द नॉइज पॉल्यूशन। देयरफॉर जो है आपके घर के आसपास क्या होना चाहिए, ट्री कवर होना चाहिए। तो डेंस ट्री कवर होगा तो नॉइज पॉल्यूशन में कम होगा, और इसी वजह से गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग द ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट। ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट क्या होता है कि जो स्टेट हाईवे हैं या नेशनल हाईवे हैं उनके अलॉन्ग विद, राइट, जो है क्या है, ट्रीज को क्या किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा। उसके क्या होंगे, दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि इन जो व्हीकल्स, जैसे ये कार यहाँ से जा रही है, राइट, अब इस कार से जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है तो जो ट्रीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंसंट्रेशन नहीं इंक्रीज होगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो ट्रीज हैं वो नॉइज को भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यदि
जो रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, अलोंग विद द रोड्स, नेशनल हाईवे से यदि हम प्लांटेशन करते तो इससे CO2 का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा, साथ ही साथ साउंड जो है, साउंड या एक तरीके से नॉइज पॉल्यूशन भी कम होगा। आल्सो जो एक्सप्लोसिव्स हैं, एक्सप्लोसिव्स शुड नॉट बी यूज्ड इन फॉरेस्ट, माउंटेन एंड माइनिंग एरियाज। अब आपको पता होगा माइनिंग पर्पस के लिए जो है एक्सप्लोसिव्स यूज किए जाते हैं, जिससे कई बार ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स और जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज द अम्ब्रेला एक्ट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वेरियस एक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, जैसे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, राइट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। और इसी तरीके से अंडर सेक्शन 6, ये भी आप याद रखें, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2000 हैज बीन एनेक्टेड इन इंडिया। और ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में किस इंटेंसिटी का साउंड जो है परमिसिबल होता है, उसके स्टैंडर्ड को क्या करता है, फॉलो करता है। नाउ लेट्स स्टडी ई वेस्ट पॉल्यूशन, right, and this is the most important. What is e-waste pollution? डेफिनेशन तो इजी है, आप बता ही देंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर ई वेस्ट क्या है। तो यहाँ पर ई वेस्ट में यदि आप ई समझ गए तो आपको वेस्ट भी ये पॉल्यूशन समझ में हो जाएगा। ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपको पता है कि दिस सेंचुरी, राइट, इस सेंचुरी को कंप्यूटर एंड आईटी सेंचुरी भी कहा जाता है, राइट। सो दिस इज नोन एज कंप्यूटर एंड आईटी सेंचुरी। और अगर आप देखें तो हमारे डेली लाइफ में वी आर यूजिंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, राइट। फॉर एन एग्जांपल स्मार्ट वॉच, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, राइट, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, राइट, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो डिफरेंट केमिकल्स आर यूज्ड, राइट, जब उनको जो है पेंट किया जाता है तो उसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं। आल्सो इनका जो कवर होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, राइट, रबर्स भी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हाई डेंसिटी वाली जो है मेटल्स भी यूज की जाती हैं, वायर्स के रूप में या किसी लिक्विड के रूप में, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इनसे दिक्कत क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि यदि हायर डेंसिटी की मेटल्स को यूज किया जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन में हमने जो हाई डेंसिटी वाली मेटल से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है, राइट। यदि प्लास्टिक को थ्रो किया जाएगा तो ऑब्वियसली इससे वाटर भी पॉल्यूट होगा, सॉइल भी पॉल्यूट होगा, राइट। और केमिकल्स की वजह से तो एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट हो सकता है, राइट, वाटर, सॉइल, एयर, राइट, ये क्या हो सकते हैं, पॉल्यूट हो सकते हैं। इसीलिए जो ई वेस्ट है ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है, क्योंकि वी हैव हैबिट ऑफ यूज एंड थ्रो। We purchase the items, electronic items, we use and when उसकी जब लाइफ क्या हो जाती, एंड हो जाती। लेट से आपने कोई भी मोबाइल परचेज किया, you used for 4 years, उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, उसका ईयरफोन खराब हो चुका है, या द स्क्रीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, देन यू वुड थ्रो इट। और जब आप उसको थ्रो करेंगे तो वो जहाँ पर भी गार्बेज के रूप में जो है फेंका जाएगा वहाँ पर वो पॉल्यूशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो क्लियरली इस तरीके से ये हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। क्लियर। तो ई वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब एंड लाइफ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके जो मटेरियल है उसको क्या कहते हैं, ई वेस्ट, राइट। तो सिंपली ई वेस्ट क्या होता है, द डिस्कार्डेड, राइट, द डिस्कार्डेड और एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ranging from computers, equipments, home appliances, audio and video materials, right, and all their peripherals
like chargers, headphone, right, plug, etc. are popularly known as electronic waste or e-waste, right? यदि इस e-waste को, right, सेफ स्टोरेज में रखा जाए, राइट, तो जो जितना भी ई-वेस्ट होता है उसको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक किसी पर्टिकुलर साइट पर उसको साइंटिफिकली स्टोर किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, या उसको साइंटिफिक मेथड से रिसाइकल किया जाता है, सो दिस इज नॉट हजार्डस टू ह्यूमंस एज वेल एज ऑर्गेनिजम्स, बट इफ दिस ई-वेस्ट is transported to another place, right, इसको अनसाइंटिफिक मेथड से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, थ्रो किया जाता है या रिसाइकल किया जाता है, then this is hazardous, right? So if e-waste is recycled, stored, right, or thrown by primitive methods, then this would be hazardous, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मेटल्स होती हैं वो वाटर को, सॉइल को पॉल्यूट करती हैं, केमिकल्स भी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, प्लास्टिक सॉइल को, वाटर को पॉल्यूशन करता है, राइट, जिसको हम पहले ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ई वेस्ट? जितने भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उनके आधे यहाँ पर लिखे हैं, राइट, तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ई वेस्ट, राइट, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, सीडी, डीवीडी, माइक्रोवेव, ओवन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, राइट, देन टेलीविजन, माइक्रोवेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये हार्मफुल क्यों होते हैं, तो उसको हम तीन तरीके से समझेंगे। बिकॉज दीज ई वेस्ट मटेरियल contain dangerous chemicals, heavy metals as well as plastic, और chemicals, heavy metals और plastic कितना हार्मफुल होता है इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो इनमें हैवी मेटल्स होती हैं जैसे लेड, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक केबल्स, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, राइट, और भी अदर हार्मफुल जो है मेटल्स होती हैं। क्लियर? नाउ लेट्स स्टडी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, राइट, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब देखिए रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन है ये कई बार चर्चा में रहता है, और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को समझने के लिए थोड़ा हमको बेसिक्स पता होना चाहिए। इफ यू नो द बेसिक देन डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो मैं आपको फ्यू वर्ड्स में या लिमिटेड वर्ड्स में रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, राइट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, राइट, रेडिएशन क्या होता है, और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, इनको समझाऊंगा, राइट, ताकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इसको इजीली समझ जाएं, राइट। चलिए हम यहां से समझते हैं। चलिए सबसे पहली चीज तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एटम, राइट। तो हर एक जो मटेरियल है, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, लेड हो, यूरेनियम हो, जो मटेरियल है वो किससे मिलकर बना है? एटम से बना है। और आपको पता होगा कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं। इफ द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 1:1, तो उससे इनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होता है। बट इफ नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स जो है इंक्रीज होते हैं तो उससे यही एटम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। और भी अगर सिंपल तरीके से मैं कहूं तो देखिए ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से हायर होता है, राइट, सो दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 82, उनमें न्यूट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, राइट। और अनस्टेबल होने की वजह से ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए दिस न्यूक्लियस रिलीजेस वेव्स, जिनको अल्फा वेव, बीटा वेव या गामा वेव भी कहते हैं, या अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन कहते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से हाई है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के लिए वह कॉन्स्टेंटली कुछ वेव्स को रिलीज करता है, जैसे उदाहरण के लिए, राइट, उदाहरण के लिए जैसे एप्पल है,
राइट। अब एप्पल अगर 16 डे हो जाए, वो रोट हो जाए, रोटन हो जाए, सो बिकॉज ऑफ द रोटनिंग एप्पल से क्या आएगी, बदबू आएगी, राइट, बैड स्मेल होगी। तो जैसे इस रोटन एप्पल से बैड स्मेल रिलीज होगी, इन द सेम वे जो जितने भी जिनका एटॉमिक नंबर 82 से हाई होता है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उनसे कॉन्स्टेंटली कुछ वेव निकलती है जिनको अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन कहते हैं, राइट, और यही हार्मफुल होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से हाई होता है और जो कॉन्स्टेंटली अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन को रिलीज करते हैं उनको ही रेडियो एक्टिव, राइट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा और गामा रेड्स क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि जो अल्फा, बीटा और गामा रेज हैं ये हमारी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। कैसे? लेट्स से पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सन है, आपको पता होगा कि सन से यूवी रेस निकलती हैं, बट यूवी रेस आर बेनिफिशियल फॉर अस एज वेल, क्योंकि आपको पता होगा कि व्हेन इन विंटर सीजन जब हम टेरेस पर जाते हैं तो हम विटामिन डी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सनलाइट की प्रेजेंस में यूवी रेस की वजह से ही हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। बट सन से जो हार्मफुल यूवी रेस है ये भी क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। बट अल्टीमेटली द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेस और हम इन हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अगर ये हार्मफुल रेस ओजोन लेयर को क्रॉस करके ह्यूमंस तक पहुंच जाएंगी तो ये हमारी स्किन में क्या करेंगी, स्किन को पेनिट्रेट करेंगी और स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स को अराइज करेंगी। इन द सेम वे यदि आप तक अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन पहुंच जाता है तो आपकी सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी और ऑब्वियसली आपके जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, आपका हार्ट है, लंग है, किडनी है, ये डैमेज हो जाएंगे। एंड वंस योर किडनी, हार्ट इज एंड लंग्स डैमेज हो जाए तो आप क्या हो गए, या जो भी व्यक्ति हो जाता है वो डेड हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए ये क्या माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। अब कुल मिलाकर ये कि ये रेडिएशन हमारे इन्वायरमेंट में नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्लियर? अब अगर आप समझना चाहें कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है तो कुल मिलाकर द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे वो यूरेनियम भी हो सकता है, पोलोनियम भी हो सकता है, थोरियम भी हो सकता है, राइट, द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा तो उससे अल्फा, बीटा और गामा रेस रिलीज होंगी और अल्फा, बीटा, गामा जो रेस हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, साथ ही साथ ये हमारे डीएनए को भी क्या कर देती है, चेंज कर देती हैं। यही वजह है कि जब हिरोशिमा एवं नागासाकी पर यूएसए ड्रॉप्ड द एटॉमिक बम तो उसकी वजह से वहां के जो लोग थे जो कि रेडिएशन में एक्सपोज हो गए थे, उनका जीन चेंजेस हो गए। देयरफॉर आज भी वहां की जो जनरेशंस हैं, राइट, वो अनहेल्दी होती हैं या एक तरीके से विकलांग होती हैं, राइट। चलिए, तो इस तरीके से ये बहुत ही क्या होता है, डेंजरस होता है। तो इस तरीके से हम जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को समझ चुके हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता क्या है, तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मैंने अभी बताया था, राइट। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? सी, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द नेचुरल रेडिएशन लेवल्स in the environment or presence of alpha, beta or gamma radiation that pose a serious threat to humans as well as other living organisms is known as radioactive pollution। या फिर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो IAEA के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज द डिपोजिशन ऑफ or presence of radioactive substances on surface or within solids, liquids or gases including human body where their presence is intended or unintended or undesirable is known as radioactive pollution, right? Now radioactive pollution के sources क्या क्या होते हैं?
सो जनरली आपको इतना तो पता होगा कि जब कभी भी एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर फॉल आउट होता है तो उससे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होगा, बट देयर आर अदर सोर्सेज एज वेल। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सीडेंटल क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। सो देयर आर मैनी अदर सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव, अदर सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल, क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, राइट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो यूज है वो दो जगह पर किया जाता है मेनली। मैं आपको बताऊं तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, इसलिए अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाए तो जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्मॉलर न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इससे हैवी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, राइट। तो जो लार्ज न्यूक्लियस है वो स्मॉलर न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको ही न्यूक्लियर क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं, राइट। जब ये न्यूक्लियर फिशन कंट्रोल होता है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अर्थात जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर फिशन से ही प्रोड्यूस की जाती है। बट यदि ये न्यूक्लियर फिशन की जो रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उससे कुछ ही सेकेंड में ह्यूज एनर्जी रिलीज होगी और उस पूरे के पूरे पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो कि किस में होता है, एटम बम में होता है। तो कुल मिलाकर एटम बम में भी यूरेनियम प्लूटोनियम का यूज़ किया जाता है, और उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी किया जाता है। तो जब कभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसका लीक हो जाता है, तो उससे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। तो ये जो 3 इंसिडेंट्स हैं ये इसी के एग्जाम्पल हैं, 3 माइल आइसलैंड्स, न्यूक्लियर चेरनोबिल और फुकुशिमा एक्सीडेंट, राइट। सो द फर्स्ट क्या हो जाएगा, यदि न्यूक्लियर प्लांट में एक्सीडेंटल लीकेज होता है तो उससे पॉल्यूशन होता है, जैसे 3 माइल्स आइसलैंड ऑफ यूएसए, चेरनोबिल ऑफ रसिया एंड फुकुशिमा इन जापान। चेरनोबिल जो नाउअडेज वो कहाँ पर है, यूक्रेन में है। सेकेंड क्या हो जाएगा, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, राइट। तो जो न्यूक्लियर प्लांट्स में जो पीपीई किट्स होती हैं, केबल्स होती हैं, या फिर जो न्यूक्लियर फॉल आउट होता है तो जो फ्यूल होता है यूरेनियम, उसको जब डिस्पोज किया जाता है तो उससे भी रेडियो एक्टिव जो वेव्स हैं या एक तरीके से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन फैलता है। देन न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग या न्यूक्लियर वेपन की एक्सप्लोशंस होते हैं। तो देखिए, या फिर न्यूक्लियर फॉल आउट होता है, जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ था, या फिर किसी कंट्री के द्वारा कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग होती है, एक्सप्लोशन होते हैं, तो उससे भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो है फैलता है या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। देन क्या हो जाएगा, यूरेनियम माइनिंग। अब दरअसल न्यूक्लियर प्लांट हो चाहे एटम बम हो, उसमें यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम का यूज़ किया जाता है, और यूरेनियम थोरियम को जब एक्सट्रैक्ट किया जाएगा सो ऑब्वियसली इससे भी रेडिएशन इंक्रीज हो जाता है। देन रेडिएशन थेरेपी, राइट, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, तो इससे भी रेडिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, रेडिएशन थेरेपी। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बार बार सोनोग्राफी नहीं कराना चाहिए, बिकॉज सोनोग्राफी होगी तो अगेन जो एक्सरेज हैं या रेडिएशन है, रेडिएशन से जो छोटा सा बच्चा है या एक तरीके से हम कह सकते हैं एम्ब्रायो है वो एक्सपोज होगा और हो सकता है उसको डिसीजेस हो। तो रेडिएशन थेरेपी है, जैसे कॉन्स्टेंटली एक्सरेज है या फिर एक्सरे कराना हो जाएगा, सोनोग्राफी कराना हो जाएगा, उसमें भी या कीमोथेरेपी में भी जो है एक तरीके से ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। देन स्लो न्यूक्लियर रेडिएशंस, राइट, कैन इमिनेट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या लेबोरेटरीज हैं, राइट, इनसे अगर लीकेज होता है तो उससे भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, राइट। अब इसका इफेक्ट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, राइट, somebody is exposing in, राइट, somebody अगर कोई भी व्यक्ति अल्फा बीटा एवं गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो इमीडिएटली उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, राइट। तो लोअर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो वहाँ पर डेथ भी हो सकती है, राइट। हेयर लॉस
भी होता है, डिफरेंट स्किन डिसीजेज हो जाते हैं। साथ ही साथ जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन है ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को लाइक हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, उनको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, प्लांट ग्रोथ रुक जाती है, कई ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन से उनकी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन है ये जेनेटिक चेंज भी कर देता है। इसी वजह से रेडिएशन की वजह से न केवल जो व्यक्ति उस रेडिएशन में एक्सपोज हुए हैं उनकी जान जाती है, बल्कि जो अपकमिंग जनरेशंस होती हैं उन पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। राइट, अभी तक अगर हम देखें तो हिरोशिमा एंड नागासाकी इन पर तो न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो ड्रॉप आउट हो चुका है, इसलिए वहाँ की जनरेशंस आज भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से जो है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। राइट, इसके साथ ही जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उनमें जो है लीकेज भी हो चुका है। तीनों के तीनों आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है एमसीक्यूज में पूछा जाए कि 3 माइल्स आइसलैंड एक्सीडेंट कब हुआ था और कहाँ हुआ था। राइट, सो 3 माइल्स एक्सीडेंट, राइट, जो 3 माइल्स एक्सीडेंट है ये 1979 में हुआ था और यूएसए में हुआ था। दरअसल 3 माइल्स आइसलैंड, 3 माइल्स एक आइसलैंड है जहां पर न्यूक्लियर प्लांट था, और जब इसमें न्यूक्लियर मटेरियल लीक हुआ तो पूरा आइसलैंड क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। कब, 1979 में। देन क्या हो जाएगा, चेरनोबिल एक्सीडेंट ऑफ रसिया, ये कब हुआ है, 1986 में हुआ था। और आपको पता होगा कि द वार इज गोइंग ऑन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, बट इन 1986 यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ रसिया। राइट, तो जो चेरनोबिल है वो पहले रसिया में था क्योंकि यूक्रेन भी रसिया का पोर्शन था, बट नाउ डेज चेरनोबिल इज इन यूक्रेन, और जहां पर रशियन आर्मी ने अभी अटैक भी किया था। तो इस चेरनोबिल में जो, राइट, इस चेरनोबिल में जो एक्सीडेंट हुआ था वो 1986 में हुआ था। देन फुकुशिमा एक्सीडेंट ऑफ जापान इन 2011, राइट, इसमें भी न्यूक्लियर मटेरियल क्या हो गया था, लीक हो गया था, और इससे में भी पूरा जो आइसलैंड था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। राइट, सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड noise pollution, e-waste pollution as well as radioactive pollution. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.